आपने भी सुनी कुत्ते के भौंकने की आवाज, बिल्ली की म्याऊं म्याऊं करने की आवाज, बकरी की मिमियाने की आवाज और चिड़ियाओं के चहचहाने व चीं चीं करने की आवाज। दोस्तों, इस पृथ्वी पर सभी प्राणी अपनी अपनी जाति के प्राणियों से किसी न किसी प्रकार की ध्वनि संकेतों के माध्यम से बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य जिन ध्वनि संकेतों के माध्यम से बात करता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, उसे भाषा कहते हैं। आज की इस वीडियो का टॉपिक भाषा ही है। तो आइए आज हम भाषा का विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं रविकांत प्रजापति आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आरंभ करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु हम सीखेंगे वीडियो में वो है, सबसे पहले हमें जानना है कि भाषा किसे कहते हैं, क्या होती है भाषा। उसके बाद भाषा के रूप कौन कौन से होते हैं, भाषा का उद्देश्य क्या होता है, भाषा के उपयोग क्या क्या होते हैं, भाषा की प्रकृति कैसी है, लिपि क्या है, भाषा और लिपि में क्या संबंध है, किस भाषा की कौन सी लिपि होती है, ये हम इस प्रकरण के अंदर जान पाएंगे। और दूसरा, हिंदी भाषा में लिपि चिन्ह कौन कौन से होते हैं, वो हम महत्वपूर्ण चीजें इस प्रकरण के अंदर जानेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को समझा सकें और दूसरों के भावों को समझ सकें, उसे भाषा कहते हैं। तो हमने जाना दोनों ही क्वेश्चन जो कथन हमारे सामने आए हैं, उसमें सबसे पहला है कि बोलकर और सुनकर। मतलब सबसे पहले कोई व्यक्ति बोलेगा और दूसरा व्यक्ति उनको सुनेगा। किस और अन्य एक तरीका हो सकता है कि हमने कुछ लिखा है और उसको कोई व्यक्ति पढ़े। अब किन चीजों को? हमारे मन के भावों को या विचारों को। अब हमारे जो मन के भाव और विचार हैं, उनका आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। ठीक है, तो ये हमने जान लिया कि जो हमारे लिखित या कथित रूप है, जब हम किसी को समझा सके, उनके भावों को खुद समझ सके, बस वही भाषा है। भाषा की परिभाषा जिन विद्वानों ने दी है, उनमें से दो विद्वानों को मैंने इस वीडियो के अंतर्गत रखा है। उसमें सबसे पहला नाम है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। उन्होंने कहा है, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान, वही अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान व्यक्त करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों को जो व्यवहार होता है, उसे भाषा कहते हैं। किसका व्यवहार? ध्वनि संकेतों का व्यवहार। दूसरी परिभाषा है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार। उन्होंने भी वही, जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। तो यही बात बार बार सामने आई है, हमने ऊपर भी कथनों में देखा और दोनों विद्वानों की परिभाषाओं में भी हमने जाना कि जो भी हम अपनी इच्छा और मति, मतलब अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करेंगे आपस में, और जिन ध्वनि संकेतों के माध्यम से करेंगे, उसको भाषा कहेंगे। दूसरा पॉइंट होता है कि भाषा के रूप कौन से हैं, आखिर हमें भाषा का पता कैसे चलेगा। तो जो भाषा के रूप है, वो सबसे पहला है मौखिक। मतलब हम जब कोई बात बोलकर किसी अन्य व्यक्ति को कहते हैं और वह हमारी बात को सुनता है, तो उसको मौखिक रूप कहा जाता है। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये व्यक्ति इन व्यक्ति को कुछ बोलकर कह रहे हैं और ये सुन रहे हैं, तो ये एक भाषा का मौखिक रूप हुआ, जिसके माध्यम से हम बात कर सकते हैं। एक दूसरा रूप होता है लिखित रूप। जब हम किसी पत्र व्यवहार के माध्यम से कोई लेटर या पत्र लिखकर किसी व्यक्ति तक पहुंचाएं उस संदेश को, वह उसको पढ़कर हमारे भावों या विचारों से अवगत होंगे, तो वह रूप लिखित रूप कहलाता है। एक और रूप आपने सुना होगा, वो होता है सांकेतिक भाषा। संकेत में किसी को कुछ कहना। आप निम्न दो पिक्चरों के माध्यम से देख रहे हैं कि पहली पिक्चर में दो व्यक्तियों के अलग अलग हाथों से
इस अंगूठे के निशान को प्रदर्शित किया जाता है, जो सिंबल है। कार्य हो सकता है बेस्ट ऑफ लक किया जा रहा हो, गुड लक किया जा रहा हो, या किसी कार्य के होने के उपरांत उसका संकेत दिया जा रहा हो कि कार्य हो चुका है। और दूसरी पिक्चर में आप देख रहे हैं वी का साइन बनता है, वी फॉर विक्ट्री, मतलब किसी कार्य को पूर्ण करने के बाद जो खुशी उत्पन्न होती है, किसी खेल में जीतने के बाद खुशी उत्पन्न होती है, तो हम उसे संकेतों के माध्यम से जाहिर करते हैं, वी से विक्ट्री। परंतु सांकेतिक भाषा को हम भाषा के रूप में नहीं स्वीकार करते हैं। कारण ये है, आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक महिला इस पत्र या मैप, कोई भी उनके पास ये हो सकता है, उसके माध्यम से कुछ पूछ रही हैं और इन व्यक्ति के द्वारा अपने हाथ का इशारा इधर की ओर करते हुए कहा जा रहा है। हो सकता है ये किसी का पता पूछ रही हो, तो इस हाथ के इशारे से कहा जा रहा हो कि सामने वो मकान हो सकता है, या फिर सामने वाली गली से आप लेफ्ट मुड़िए, फिर राइट मुड़िए, फिर लेफ्ट मुड़िए, और तब सामने जाके वो प्रॉपर लोकेशन आ जाएगी। यही प्रॉब्लम है कि कर्ता के द्वारा जो भी अभिव्यक्ति की जाती है, जो भी संकेत किया जाता है, 100% श्योरिटी नहीं होती कि वह सही होगा। किसके लिए? श्रोता के लिए या समझने वाले के लिए, कि उसने 100% सही समझा है। हो सकता है वो कुछ और समझ गया, उन्होंने लोकेशन कहीं और बताई थी, वो किसी और लोकेशन पे पहुंच गए। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बचपन में जब बच्चों को संकेत के द्वारा किसी वस्तु को दिखाते हैं तो किसी और वस्तु को छूते हैं। तो संकेत प्रॉपर 100% सफल नहीं है, इसलिए इसको भाषा के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है। आगे जानते हैं, आगे पॉइंट दिया है कि भारतीय संविधान में 22 भाषाएं, आरंभ में 14 और बाद में 8 भाषाओं को और जोड़ा गया, तो भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। इसके बाद आगे का जो पॉइंट है हमारा, भाषा के उद्देश्य क्या होते हैं, आइए उसको जानते हैं। भाषा का उद्देश्य है संप्रेषण या विचारों का आदान प्रदान। एकमात्र उद्देश्य क्या? संप्रेषण करना या अपने विचारों का आदान प्रदान करना। एक, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जब वार्ता हो रही होगी तो वो क्या कर रहे होंगे? आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे होंगे। इसके बाद जो पॉइंट है, भाषा का के उपयोग क्या है, तो आइए इसको देखते हैं। भाषा विचारों के आदान प्रदान का सर्वाधिक उपयोगी साधन है। लिखित रूप में होने से पुस्तक, दस्तावेज आदि लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। रामायण, महाभारत, वेद, शिलालेख आदि इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। आप देखते हैं कि यदि भाषा का लिखित रूप हमारे पास न होता तो जो हमारे शास्त्र हैं, महाभारत है, रामायण है, वेद हैं, या फिर जो हमें शिलालेख प्राप्त होते हैं, ये क्या हमारे पास होते? संभव ही नहीं है कि बिना लिखित रूप होने के ये हमारे पास होते और हम अपने शास्त्रों को, अपने इतिहास को जानने में सक्षम होते। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भाषा की प्रकृति कैसी है। हमने भाषा का उद्देश्य जाना, भाषा की परिभाषा को जाना, परंतु भाषा की प्रकृति कैसी होती है हम ये नहीं जानते। तो इसके क्वेश्चन का आंसर है, आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। भाषा के अपने गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। कि आखिर भाषा का गुण कैसा होता है? भाषा एक सामाजिक शक्ति है जो मनुष्य को प्राप्त होती है। मनुष्य उसे अपने पूर्वजों से सीखता है और उसका विकास करता है। यह परंपरागत एवं अर्जित दोनों है। जीवंत भाषा बहता नीर की तरह सदा प्रभावित रहती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही गई है कि मनुष्य उसे अपने पूर्वजों से सीखता है। और दूसरी बात इसमें ऐड की गई है, उसका विकास करता है। विकास करना है मतलब हमने परंपरागत तो भाषा को सीखा, परंतु अर्जित भी करते हैं। क्या जरूरी नहीं है कि मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, जो मेरी मातृभाषा है, सिर्फ मैं उसी को सीख पाऊंगा। हो सकता है मैं हिंदी भाषी क्षेत्र से हूँ तो हमें स्कूलों में सिखाया जाता है, हम संस्कृत भाषा को सीखते हैं, अंग्रेजी भाषा को सीखते हैं, उर्दू भाषा को जानते हैं। उसके बाद भी यदि हमारे अंदर शक्ति है या हम सीखने की जिज्ञासा अपने अंदर रखते हैं तो अन्य की पंजाबी भाषा हुई, तमिल हुई, तेलुगु हुई, गुजराती हुई, आप किसी भी भाषा को अर्जित कर सकते हैं। जीवंत भाषा मतलब जो इस समय अपने जीवन में
यूज हो रही हो, हम उसका प्रयोग कर रहे हो, एक बहता नीर की तरह सदा प्रभावित होती रहती है। किससे प्रभावित होती रहती है? मतलब हम हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, तो हम जानते हैं कि हमारे आसपास उर्दू भाषा का बहुत प्रयोग होता है, तो हम उर्दू भाषा के शब्दों का भी अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं। हम अंग्रेजी भाषा सीखते रहते हैं, तो हम अपनी भाषा के अंतर्गत अंग्रेजी का भी प्रयोग कर लेते हैं। हम यदि पंजाबी मूवी देख रहे हैं, तो वहां से भी हमने अपने अंदर शब्द अपने क्या किए, शब्दों को एकत्रित कर लिया। तो इस प्रकार बहता नीर है, उस जल में जितने भी समाहित हो जाएं, जितने भी हमारी भाषा में शब्द दूसरी भाषाओं के समाहित हो जाएं, तो वो सब उस एक संग्रह होता रहता है। समय समय पर हमारे अंदर बहुत सी भाषाओं के शब्दों का पुट आता है, इसी के लिए इसको बहता नीर कहा गया है। आगे जो पॉइंट है उसकी ओर चलते हैं। आगे लिपि क्या होती है? भाषा तो हमने जाना, अब भाषा को हम मौखिक ही बोल सकते हैं, परंतु उसको लिखने के लिए हमें किसी लिपि का सहारा लेना होता है। अब लिपि क्या होती है इसको देखते हैं। लिपि शब्द का अर्थ है लीपना या पोतना। विचारों का लीपना अथवा लिखना ही लिपि कहलाता है। भाषा की उच्चारित मौखिक ध्वनों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह या वर्णों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। हमने देखा कि शाब्दिक अर्थ क्या है, लीपना या पोतना। किसको? विचारों को। अभी हम मौखिक भाषा की बात कर रहे थे, तो मौखिक भाषा के लिए किसी लिपि की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि हम हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं, तो मौखिक रूप से हमारे विचार हिंदी भाषा में आएंगे। यदि हम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो अंग्रेजी भाषा में आएंगे। परंतु यदि हमें मौखिक छोड़कर भाषा के दूसरे रूप को अपनाना है, तो उसके लिए क्या हो चाहिए? हमें लिपि चाहिए। अब लिपि किस भाषा की कौन सी लिपि होती है, ये जानने के लिए इस बात को इस प्रकरण के अंदर रखा गया है। हम आगे देखते हैं भाषा और लिपि। हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, बोडो, इन सब की लिपि क्या है? देवनागरी। जिसकी वर्णमाला अ आ इ ई, जो आप ये पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये सब पूरा का पूरा किस लिपि में है? देवनागरी लिपि में है। उसके बाद अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, पॉलिश, मीजो, रोमन, ये सब किस लिपि में है? रोमन लिपि में। जो हम बात करते हैं आज के समय, हम व्हाट्सएप, सोशल मीडिया में टेक्स्ट करते हैं, हम जरूरी नहीं कि हिंदी अंग्रेजी भाषा का यूज कर रहे हैं। हम भाषा हमारी हिंदी रहती है, हमारे शब्द हिंदी के रहते हैं, परंतु हम लिपि कौन सी यूज करने लगे हैं? रोमन। हम ये नहीं कह सकते कि हम लिखते समय हम इंग्लिश लिख रहे हैं। यदि मैं हिंदी को यहाँ पर लिखता हूं, तो हिंदी शब्द को मैंने रोमन लिपि में लिखा है। यदि विचार है, यदि मैं विचार को बनाता हूं, तो विचार शब्द तो हिंदी भाषा का है, परंतु इस समय जो लिखा गया है वो रोमन लिपि में लिखा गया है। तो यहाँ पर तात्पर्य आप समझ गए होंगे लिपि और भाषा का। पंजाबी गुरुमुखी, जो पंजाबी भाषा है उसकी लिपि गुरुमुखी है। उर्दू, अरबी, फारसी, इन भाषाओं की लिपि फारसी है। बांग्ला की लिपि बांग्ला ही है। इसी प्रकार उड़िया की उड़िया ही है, और अशमिया की अशमिया। के बाद रूस, बुल्गारियन, चेक, रोमानियन, इन सब की लिपि रूसी है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये लाइन और ये अंतिम लाइन विदेशी भाषाओं की हैं, जबकि ये पूरी हमारे भारत में यूज होती हैं। ये सब भारत की हैं। इन सब लिपि को आपने देखा कि ये सारी भाषाएं देवनागरी में लिखी जाती हैं, पंजाबी की गुरुमुखी हैं, और ये जो भाषा है बांग्ला को बांग्ला ही लिपि का नाम भी बांग्ला ही है, उड़िया की लिपि का नाम भी उड़िया ही है, और असमिया की लिपि का नाम भी असमिया ही है। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। हम लिपि और भाषा को अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हमें आगे जो है कि हिंदी भाषा की लिपि चिन्ह क्या है, हमें ये ध्यान में रखने की बात है कि देवनागरी के वर्णों में हमने देखा है कि देवनागरी जो वर्ण है वो टोटल वर्ण कितने हैं? आप लोग हम सब जानते हैं कि टोटल वर्णों की संख्या है 52। उसमें से 11 स्वर और 41 व्यंजन है। 41 व्यंजनों में भी 2 अयोगवाह हैं और 39 व्यंजन है।
व्यंजन के साथ स्वर का संयोग होने पर स्वर का जो रूप होता है उसे मात्रा कहते हैं। हम देखते हैं कि जो भी व्यंजन है उनमें स्वर जरूर मिले होते हैं, क्योंकि बिना स्वर के हम उस ध्वनि को मौखिक रूप से बोलने में सक्षम नहीं होते हैं। तो इसलिए उसमें जब व्यंजन में स्वर मिलते हैं तो उसे मात्रा कहा जाता है। जैसे हम जानते हैं कि जो हमारे 11 स्वर हैं उसमें आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे 11 स्वर हैं। इसमें हम जानते हैं कि इसकी मात्राएं हैं। आ की मात्रा ये है, ई की ये बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये इनकी मात्राएं हुई। इसके बाद जो हमारे दो अयोग वहां हैं, अंग और अह। इसके साथ साथ हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पर हम क अक्षर को स्वरों की मात्राओं के साथ मिलाकर उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले क, का, की, कु, क्री, के, कई, को, कौ, क, कह। इस प्रकार सभी व्यंजनों के साथ स्वर की मात्राओं को मिलाकर उन्हें अक्षर का रूप दिया जाता है। इसी के साथ यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होती है और आशा करता हूँ आपने इस वीडियो का आनंद लिया होगा, आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, भाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। यदि वीडियो पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और कमेंट कर मुझे अवश्य बताइएगा कि जिससे मैं आगे के लिए इंस्पायर हो सकूं और आगे वर्णमाला की जो भी सीरीज है, ये पहली वीडियो है। इसके बाद वर्णमाला से संबंधित सभी वीडियोस लगातार आपको मिलती रहेंगी। आप सभी का प्यार अपेक्षित है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।